नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 31 मई के द हिंदू के करंट अफेयर्स। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है आज का, विच इज रिलेटेड योर चीताज इन कूनो नेशनल पार्क। ये आपका आ जाएगा जीएस पेपर 3 में, विच इज साइंस एंड टेक एंड एग्रीकल्चर। ओके, साइंस टेक एंड एग्रीकल्चर। नाउ मैं अगर बात करूं चीताज की, सो जो चीताज होते हैं दे आर बीइंग प्रेजेंट, इनको प्रेजेंट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के स्केड्यूल 1 में। यहाँ पे स्केड्यूल 1 का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट चीता को है वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। ओके, नाउ अगर बात करूं मैं साइट्स की, विच इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, अगर मैं इसकी बात करूं सो यहाँ पे अपेंडिक्स 1 में इसको प्लेस किया गया है। वंस अगेन ये किसी भी एंडेंजर्ड स्पीशी की हाईएस्ट प्रोटेक्शन वहां पे लेवल होती है। ठीक है, सो स्केड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1। अगर न्यूज की बात करें सो न्यूज आ रही है कि जो चीता के कब्ज है ना, जो इनके बच्चे होते हैं जिनको हम कब्ज बोलते हैं, सो कब्ज की वहां पे डेथ देखने को मिल रही है इन कूनो नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, इन इंडिया, मध्य प्रदेश। ओके, अगर बात करूं न्यूज की, सो चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है, और मैं कहूं री एलोकेट किया गया है फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, नाउ प्रोजेक्ट चीता की बात करूं सो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे कि चीता को रीएलोकेट करने की प्रोग्राम की बात की जा रही है। अगर नोडल एजेंसी की बात करूं मैं, सो जो इसमें एजेंसी है दैट इज योर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, नाउ मैं अगर इसके एम की बात करूं सो इसका एम क्या है? एम टू ब्रिंग 5 to 10 cheetahs every year from African nations. So, as per the project cheetah, क्या कहा गया है कि हर साल 5 से लेकर कम से कम 10 चीता इंडिया में रीएलोकेट किए जाएंगे फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नाउ आज तक की बात की जाए सो अंडर दिस प्रोजेक्ट टिल नाउ अभी तक 20 चीताज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट द कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और इसमें से जो 8 हैं वो नामीबिया से आए हैं और जो 12 हैं वो साउथ अफ्रीका से आए हैं। इंडिया का प्लान क्या है? इंडिया का प्लान है टू ग्रो चीता इन द नेचुरल हैबिटेशन विद द अनफेंस्ड रीजन, अनफेंस्ड वाइल्ड कंडीशंस एंड अनफेंस्ड रीजन्स। अनफेंस्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी बैरियर क्रिएट ना करना। क्या होता है ना कि किसी भी नेशनल पार्क में क्या होता है कि एक बैरियर होता है, ठीक है, बट जो चीताज हैं इनमें कोई बैरियर नहीं होगा एंड दे आर फ्री टू मूव इन देयर नेचुरल हैबिटेशन। ठीक है, सो दिस इज द न्यूज, वी विल टॉक अबाउट मोर इन डिटेल। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट। सो अगर न्यूज की बात करूं सो ये जो 3 कब्ज हैं, हाउ डिड दे डाई, इनकी डेथ कैसे हुई, हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। सो 24 मार्च की बात है, जो ज्वाला है, ज्वाला इज द नेम ऑफ अ चीता, सो शी गेव बर्थ टू 4 cubs, राइट। नाउ
ऑन May 23, 23 मई को क्या हुआ, 23 मई को एक कप की वहां पे डेथ हो गई और सब्सिक्वेंटली 2 कप्स की भी डेथ हो गई ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, वीकनेसेस एंड malnutrition। अगर बात करूं एक्सट्रीम हीट की, सो यहां पे ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, यहां पे ड्यू टू ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, यहां पे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो ये जो एक्सट्रीम हीट की जो ये कंडीशन है, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज। अगर वीकनेस एंड माल न्यूट्रिशन की बात करूं, सो यहां पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द फूड, मतलब कि वहां पे फूड का सप्लाई नेशनल पार्क में ना होने के कारण भी इनकी डेथ यहां पे देखी गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपर्ट्स की माने। सो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि जो चीता के जो कब्ज हैं इन वाइल्ड हैव अ वेरी हाई मोर्टालिटी रेट व्हेन कंपेयर टू द कब्ज ऑफ टाइगर एंड लायंस, मतलब कि जो टाइगर और लायन के जो कब्ज होते हैं इनके मुकाबले जो चीता के कब्ज होते हैं दे हैव अ हाई मोर्टालिटी रेट। ठीक है, और जो चीता के कब्ज होते हैं दैट हैव 10% सर्वाइवल रेट। ठीक है, नाउ अगर बात करूं इसकी स्टडी की, सो एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसने ये बताया कि 66% ऑफ डेथ आर कॉज्ड बाय द प्रेडेशन, मतलब कि ड्यू टू द हंटिंग, एंड 16% डेथ्स आर कॉज्ड बाय द अबैंडनमेंट बाय द मदर। ये तो चीजें हैं ही, ये 2 कंडीशंस हैं, प्लस ये 2 कंडीशंस और यहां पे एड ऑन हो गई। सो सब्सिक्वेंटली इट एक्चुअली enhances, it actually increases the condition of cubs to die। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज योर डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन, बता दूं कि दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कमीशन जिसकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होती है। ओके, सो वॉट एवर दिस कमीशन हैज टोल्ड, इसकी सुनवाई कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं डिलिमिटेशन के बारे में। सो एनी एक्ट, कोई भी एक्ट या प्रोसेस जहां पे कि स्टेट की बाउंड्रीज की बात की जाए या फिर स्टेट की कितनी बाउंड्री रखनी है, कम करनी है, बढ़ानी है, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इन सब के लिए डिलिमिटेशन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नाउ अगर बात करूं इसकी, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द लिमिट्स, बाउंड्रीज ऑफ एनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री। ठीक है, और इसका जो जॉब होता है, दिस हैज अ हाई पावर बॉडी डिलिमिटेशन कमीशन। इतना क्लियर है? और ये अभी तक 4 बार एस्टैब्लिश हो चुकी है। अगर मैं इसके पावर्स की बात करूं, सो दे हैव अ ऑर्डर, देयर ऑर्डर हैव अ फोर्स ऑफ लॉ, मतलब कि एक तरह से कानून के लेवल का जो इनके पास पावर है, जो इनके पास एक पावर ऑफ लॉ है, वो इस कमीशन के पास होता है, विच इज योर डिलिमिटेशन कमीशन। ओके, इट कैनॉट बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैनॉट मेक एनी मॉडिफिकेशन, मतलब कि जो भी रिकमेंडेशन दिए जाएंगे बाय द डिलिमिटेशन कमीशन, उसमें कोई भी सुझाव या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की अनुमति नहीं है। किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकसभा को। मतलब कि इतनी ज्यादा ये पावरफुल बॉडी है कि इवन द लोकसभा एंड इवन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नॉट अलाउड टू मेक एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन दिस रिपोर्ट। अगर बात करूं
इसके फोर्स ऑफ अफेक्ट की। सो इसका जो फोर्स ऑफ अफेक्ट है, मतलब कि किस डेट से इसको आना है, ये डिसाइड करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो डेट ये फिक्स करते हैं। नाउ ये सब इसका मेन कंटेंट है, सो मेक श्योर वी आर गोइंग थ्रू दिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, लेट्स सी। सो आर्टिकल 82 इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कि हर एक सेंसस के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, पार्लियामेंट हैज टू फॉर्म अ डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, आर्टिकल 170 की जो स्टेट्स हैं, दे गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट, no delimitation was done after 1981 and 91 censuses. ओके, अगर बात करूं 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 की, सो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि डिलिमिटेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस। ठीक है, सो this is about the main content. I hope you are following this. Next देखते हैं, नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है लिंक्ड विथ योर GS3 साइंस एंड टेक। सो न्यूज इज कमिंग एज वी आर सीन कि यहां पे एक फंगल डिजीज की बात हो रही है विच इज नोन एज काइट्रियोडियोमाइकोसिस। ठीक है, काइट्रियोडियोमाइकोसिस। सो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक फंगल डिजीज है जहां पे कि हर एक एम्फीबियन को वो चीज देखनी पड़ती है। और अगर बात करूं इसके मेन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की, सो वो क्या है, दिस इज योर BD। सो BD इज योर मेन फंगल कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज योर मेन फंगल कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या एक बार। दिस इज योर बैट्राकोकाइटियम डेंड्रोबैटिडिस। ठीक है, विच इज योर BD। और अगर बात करूं इस फंगल डिजीज की, सो पहली चीज कि ये अफेक्ट करता है एम्फीबियंस को, यहां पे फ्रॉग की बात हो रही है न्यूज में। थर्ड चीज कि दिस इज अ वाटर बोर्न फंगस, मतलब कि दिस हैपेंस और दिस गेट्स एक्साइट इन द वाटर स्टेट। इसके ओरिजिन की बात करूं, सो एशिया इसका जो मेन ओरिजिन है इस BD फंगल डिजीज का, सो ये एशिया से आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रीजन फॉर स्प्रेडिंग। सो फर्स्ट इज द ह्यूमन एक्टिविटीज। कैसे, हम लोग देख रहे हैं कि वी ह्यूमंस आर नॉट कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। सो इसकी वजह से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम लोग ज्यादा मात्रा में एनक्रोचमेंट कर रहे हैं इकोलॉजी की, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए, और इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है। वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होने के कारण ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। ट्रेड इन एम्फीबियंस, मतलब कि जो ट्रेडिंग होती है एम्फीबियंस के बीच में, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, सो इस चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब कि when one amphibian goes from one place to another place, so यहाँ पे चांसेस हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए एम्फीबियंस के बीच में। अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सो दिस ग्रोज बेस्ट इन द वाटर विच हैज अ टेम्परेचर ऑफ 17 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ अगर बात करूं इस डिजीज के बारे में, विच इज अ फंगल डिजीज, सो इट एंटर्स इनटू द फ्रॉग
एंड अफेक्ट्स द स्किन। स्किन कैसे? बिकॉज फ्रॉग्स की स्किन में क्या होता है, देयर इज अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज केराटिन, विच इज केराटिन, ठीक है। और होता क्या है कि एक बार अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए विच इज काइट्रियोडियोमाइकोसिस, सो ड्यू टू दिस फंगल डिजीज it affects the salt and water level in the frog। मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्ट इनटेक है और जो वाटर लेवल है एम्फीबियंस में, यहाँ पे फ्रॉग की बात हो रही है, किसी भी एम्फीबियन में सॉल्ट या वाटर लेवल अगर प्रेजेंट है सो वो यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो एम्फीबियंस है उनको सॉल्ट और वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्यों? because it helps in the circulation of overall body। क्या मतलब हुआ कि लिविंग कंडीशन के लिए सॉल्ट का होना बहुत जरूरी है किसी भी एम्फीबियन में, और ड्यू टू दिस काइट्रियोडियोमाइकोसिस इट अफेक्ट्स द सॉल्ट लेवल एंड द वाटर लेवल इन द बॉडी ऑफ एन एम्फीबियन। नाउ हाई इन्फेक्शन रेट मतलब कि दिस गेट्स surpassed or this gets transmitted from one amphibian to the another amphibian। होता क्या है कि एक बार अफेक्ट होने के बाद जो सॉल्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो हार्ट रेट है ऑफ एम्फीबियन वो भी अफेक्ट होता है, ठीक है। सो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज काइट्रियोडियोमाइकोसिस, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्यों होती है, एग्जाम में ये आ सकता है, दे माइट आस्क यू कि दिस इज अ वायरस, सो नो दिस इज नॉट अ वायरस, दिस इज अ फंगल डिजीज, दिस इज अ फंगल डिजीज, ये पता होना चाहिए पहली चीज तो। दूसरी चीज किस में होती है, ठीक है, दिस हैपेंस इन दी एम्फीबियंस, यहां पे फ्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके ट्रांसमिशन की। सो ट्रांसमिशन की बात की जाए सो इट मल्टीप्लाइज, ये जो डाइकियोट्रियोमाइकोसिस है, ठीक है, सो ये क्या होता है, इट मल्टीप्लाइज बाय प्रोड्यूसिंग ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स से ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि किसी भी एम्फीबियन में अगर डाइकियोट्रियोमाइकोसिस आ जाए सो उसमें क्या होगा, उसमें फिर ज़ूस्पोर्स आने लग जाएंगे, और इसके कारणवश क्या होगा कि इट विल मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर मैं ज़ूस्पोर्स की बात करूं सो इट इज परसिस्टेंट इन दी वाटर फॉर वीक्स, मतलब कि पानी में ये बहुत हफ्तों के लिए रह सकता है, और जब भी नया फ्रॉग इसके कांटेक्ट में आएगा सो वो भी इससे अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं सो सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स में आपका रेडनिंग ऑफ अ स्किन, किसी भी एम्फीबियन में स्किन जो है वो रेड हो जाती है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी एम्फीबियन में काइट्रियोडियोमाइकोसिस आ गया है। एक्सेसिव स्किन शेडिंग, हम जानते हैं कि जो एम्फीबियंस है दे शेड देयर स्किन, अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो भी यहाँ पे दिक्कत है। स्किन अल्सरेशन हो गया, एबनॉर्मल फीडिंग हो गया, डिसकलरेशन हो गया, सो ये सब कुछ कुछ इफेक्ट्स हैं जिसके कारणवश हम देखते हैं कि काइट्रियोडियोमाइकोसिस यहाँ पे होता है, ठीक है। सो दिस वाज योर ट्रांसमिशन और एंड सिम्टम्स। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। इसका पता कैसे लगाया जाए कि किसी एम्फीबियन में काइट्रियोडियोमाइकोसिस हुआ है या नहीं हुआ। सो देयर इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड QPCR। QPCR क्या होता है, क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इस प्रोसेस की वजह से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी भी एम्फीबियन में वो काइट्रियोडियोमाइकोसिस हुआ है या नहीं हुआ है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं. Next is about your Global Slavery Index 2023. This is linked to your GS 2 International Relations, IR. ठीक है, देखते हैं. So according to the Walk Free Foundation, वॉक फ्री फाउंडेशन एक संस्था है जो कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 को इंट्रोड्यूस कराती है, और इसने ये बताया कि अभी तक 50 मिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन द मॉडर्न स्लेवरी कंडीशन. मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है? मॉडर्न स्लेवरी एक तरह की स्लेवरी होती है जहां पे कि थ्रेट, कोएजन और वायलेंस का यूज करके वहां पे किसी भी ह्यूमन बीइंग के कंडीशंस को डिप्राइव किया जाता है, मतलब कि वहां पे रह लायक नहीं बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिजेस, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर. ठीक है, सो ये सब चीजें क्या है? दिस विल कम अंडर द मॉडर्न स्लेवरी. सो इट रेफर्स टू द सिचुएशंस वेयर देयर इज अ एक्सप्लॉयटेशन इन दैट पर्सन that cannot refuse or leave. वो छोड़ नहीं सकता. क्यों? Because of the threat, violence, coercion और deception. ठीक है, जहां पे ये चारों चीजें आ जाएं, सो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न स्लेवरी. और इट मैनिफेस्ट्स एज फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड मैरिजेस, या फिर डेट बॉन्डेज हो गया, या कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और भी चीजें इसमें आ जाती हैं. सो ये सब चीजें क्या है? दिस विल कम अंडर द मॉडर्न स्लेवरी. और देखा गया है बाय द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की दीज थिंग्स, मतलब कि जो मॉडर्न स्लेवरी है ये 25% राइज की है ओवर द लास्ट 5 years. सो जो ये सब जो कंडीशंस हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो मॉडर्न स्लेवरी है, ये राइज की है बाई 25% इन द पास्ट 5 years. ठीक है, और अगर बात करूं इस ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की, सो दिस इज एन असेसमेंट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी. पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आए कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स फोकसेस ऑन व्हाट, सो इट फोकसेस अपॉन द मॉडर्न स्लेवरी. पहली चीज. दूसरी चीज कि it uses the data by International Labour Organization and International Organization of Migration. So IOM and ILO, इन दोनों का डेटा यूज करके जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है वो अपना एक डेटा लेकर आती है. और अगर बात करूं इसके रैंकिंग की, सो रैंकिंग इसके 3 डायमेंशंस पे बेस्ड होती है. फर्स्ट डायमेंशन बीइंग द साइज ऑफ प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम वो कितनी बड़ी है. दूसरी, गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड वल्नरेबिलिटी, कि वहां पे जो गवर्नमेंट है उस कंट्री में, उस नेशन में, वहां की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा वहां पे रिस्पॉन्सिव है इस फोर्स लेबर को लेकर, इस मॉडर्न स्लेवरी को लेकर. तीसरी चीज यहां पे आती है विच इज योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी. ठीक है, सो ये सब चीजें हैं जिसके वजह से एक रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है, और इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग आती है. ठीक है, अगर मैं 2023 के इंडेक्स की बात करूं, सो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज हम जानते हैं कि फॉर द ईयर 2023 इंडिया इज होल्डिंग द G20 प्रेसिडेंटशिप, और इसके कारणवश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा रिस्पॉन्स एज अ कंट्री. हम कैसे मॉडर्न स्लेवरी की तरफ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नाउ अगर देखा जाए कि इस साल, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए. ठीक है, विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट सीडिंग मेथड गेन्स करेंसी इन इंडियाज पैडी ग्रोइंग रीजन। ये हमारा आज का न्यूज है। अब न्यूज तो है और ये आपका न्यूज लिंक हो रहा है GS3 से विद द एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक। ठीक है, सो ये तो न्यूज आ गई। ठीक है, अब हमारा कंटेंट क्या है वो देखते हैं। सो कंटेंट हमारा है डायरेक्ट सीडिंग मेथड। सो ये मेथड क्या है, हम इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं, ना कि कहानी में। सो अगर मैं इसकी बात करूं, सो बेसिकली होता क्या है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। अब ग्राउंड में हो क्या रहा है कि ये सीड है। सो इन द डायरेक्ट सीडिंग मेथड होता क्या है कि इस सीड को लेके पहले ड्रिल किया जाएगा। ठीक है, ड्रिल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, फिर इस सीड को उठा के यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। ठीक है, नाउ जब भी ऐसी कंडीशन आए जहां पे कि लैंड को पहले ड्रिल करना है फिर उसमें सीड डालना है, सो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट सीडिंग मेथड। ठीक है, सो इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग सीडिंग टेक्निक या BST, ब्रॉडकास्टिंग सीडिंग टेक्निक। ठीक है, और अगर बात करूं ये क्यों न्यूज में है, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स रेनफॉल इज गेटिंग अफेक्टेड। मॉनसून जो आना चाहिए वो या तो बहुत पहले आ जाएगा या तो बहुत बाद में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इन सब चीजों को देखते हुए एक ऐसा हमें मेथड चाहिए जो कि हमको एक तरह से रेनफॉल दे सके टाइम टू टाइम। ठीक है, सो विथ डिलेज इन द रेनफॉल and labor shortages, this method, which is your direct seeding method or broadcasting seed technique, allows farmers to sow the seeds without waiting for any rain or spending the time in nurseries. Okay, और अगर बात करूं इस टेक्निक की, सो इसमें फार्मर को क्या करना है, सबसे पहले जो लैंड है उसको लेवल में लेके आना है। जो लैंड उबड़ खाबड़ होगी ना उसको एक तरह से प्लेन लैंड में लेकर आना है, एकदम से वो चीज फाइन फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करूं इसके सोइंग टेक्निक की, सो दिस प्रोवाइड वन प्री सोइंग इरिगेशन। ठीक है, एंड देन सो द राइस सीड्स डायरेक्टली इनटू द फील्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग द सीड्स। मतलब वही हो गया कि जो लैंड है उसमें सबसे पहले ड्रिल करना है, फिर वहां पे सीड को प्लेस करना है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज लिमिटेशन। अब किसी चीज की अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। ठीक है, बुराई मतलब वैसे नहीं, मतलब क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं, मतलब यूज करने के बाद क्या क्या चीजें इसको देखने को मिलेंगी। सो वीड मैनेजमेंट चैलेंजेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम लोग इस मेथड का यूज करके क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, सो आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है कि वहां पे क्रॉप्स का रेजिडुअल बच जाता है। रेजिडुअल मतलब कि कुछ वहां पे क्रॉप्स बच जाती हैं जो कि फर्दर हार्वेस्ट नहीं हो पाती हैं। सो उनको एक तरह से हटाना होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इन द विंटर सीजन हम जो दिल्ली वाले हैं
सो इन द विंटर सीजन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे धुंध पड़ जाती है, होता है ना ऐसा। सो होता क्या है कि जो पंजाब और राजस्थान का जो रीजन है, राजस्थान और पंजाब का जो रीजन है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भारी मात्रा में पराले और यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उनको आफ्टर हार्वेस्टिंग उनको वहाँ पे बर्न किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लैक फ्यूम्स हैं वो ऊपर उठ के एंड ड्यू टू द विंड वो दिल्ली और नॉर्थन इंडिया में आ जाते हैं और वहाँ जाके वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसको बोलते हैं स्मॉग। ये तो एक कहानी हो गई। ठीक है, आई होप कि आप लोग को मेथड पता होगा। नाउ इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग को वीड्स देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आपका रेजिडुअल बढ़ जा रहा है, जो क्रॉप का जो रेजिडुअल है वो बढ़ जा रहा है। सो अगर ये इंक्रीज होगा सो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे जो वीडिसाइड्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो स्प्रेडिंग ऑफ वीड्स यहाँ पे स्प्रेड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ अगर बात करूं इसके नेक्स्ट पॉइंटर की, सो वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, मतलब कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जो डीएसआर टेक्निक है ये काम यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी इन द ईल्ड, मतलब कि जो भी ईल्ड लेकर आ रहा है डीएसआर या फिर ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक, सो इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली फार्मर की एक्सपर्टीज, सॉइल की हेल्थ और एनवायरमेंटल कंडीशन, ये तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं एक डीएसआर के लिए। ठीक है, कोई भी अगर डीएसआर यूज कर रहा है तो इस टेक्निक को यूज करने के लिए ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मर की एक्सपर्टीज होगी, सॉइल का हेल्थ हो गया, ठीक है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई। अगर ये तीनों चीजें हैं सो यहाँ पे डीएसआर सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ इनिशियल लर्निंग कर्व, इसका क्या मतलब हुआ? दैट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर to direct seeding method may require farmer to acquire new knowledges and skills। ऐसा क्या मतलब हुआ कि अभी जो हम देख रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन दी कन्वेंशनल मेथड्स। क्या मतलब हुआ कि अभी जैसे कि कोई भी लैंड है उसमें पहले प्लॉइंग होगी, फिर वहाँ पे सीड्स डलेंगे, फिर वहाँ पे इरिगेशन होगा, फिर वहाँ पे यूरिया भी आएगा, मतलब चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बट इसमें क्या है कि वी नीड सर्टन एक्सपर्टीज, पहली चीज। तो दूसरी चीज वी नीड स्किल्स। अगर किसी फार्मर के पास कोई भी स्किल है इससे रिलेटेड, सो वहां पे क्रॉप अच्छी ग्रो हो सकती है। ठीक है, सो मेन थिंग इज नॉलेज एंड स्किल शुड बी देयर। और अगर बात करूं लैंड की, सो लैंड लेवलिंग यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो उबड़ खाबड़ लैंड है ना, उसको एक तरह से फाइन लैंड उसको बनाना होगा ड्यू बाय द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। सो लैंड लेवलिंग जो होती है ना, ये बहुत कॉस्टली होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया, लैंड उसको प्लेन कर दिया, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े वहाँ पे मशीन्स आती हैं और उसको लेकर फिर लैंड को फाइन फ्लैट किया जाता है और फिर वहाँ पे जो सीड है उनको प्लेस किया जाता है बाय ड्रिलिंग मेथड। सो दिस इंक्रीजेस द ओवरऑल कॉस्ट। ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट सीडिंग मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर यूटिलाइजिंग पाइन नीडल्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। दिस विल कम अंडर योर GS1 इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सो बात हो रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट की। वहाँ पे सोलन डिस्ट्रिक्ट है। सो होता क्या है कि ये एक तरह का लीफ है। पहली बात तो जो पाइन नीडल्स हैं वो एक तरह की लीफ है
और वहाँ के जो लोकल्स हैं और वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और वहाँ के जो हमारी वुमेन फोर्स हैं, सो ये देखने को मिल रहा है कि तरह तरह के वहाँ पे होम डेकर्स, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्पून, प्लेट्स, ट्रेज और बहुत सारे कटलरीज भी बनते हैं बाय दिस थिंग, ठीक है। सो a group of women under Jyoti self-help group in Himachal Pradesh, Solan district have found self-sufficiency by utilizing pine needles. So pine needles क्या है? Basically it's a leaf, ठीक है। और जो women हैं belonging to the place have been collecting and weaving these materials into various items. For example, like cutlery, containers, serving trays, home decors, jewelry, etc. etc. So देखा जा रहा है कि ये एक तरह से इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैसे? बिकॉज वी एज एन इंडियन वी नो दैट वी हैव टू बी द वोकल फॉर लोकल। पहली चीज, वी हैव टू बी वोकल फॉर लोकल, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली हमारे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको भी एक तरह से ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ओके, सो इट डेमोन्स्ट्रेट्स इंडियाज सॉफ्ट पावर, इंडियाज सॉफ्ट पावर एंड हेरिटेज एंड वैल्यूज, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, सो अगर ये जो कटलरीज हैं, ये जो पाइन निडल्स का यूज हो रहा है वेरियस चीज़ों की बनाने के लिए, सो ये हम एक तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर की कंट्रीज में, ठीक है। सो होगा क्या कि आवर ग्लोबल रिकॉग्निशन विल इंक्रीज, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे हमारा जो एक बोलते हैं ना कि लाइक दिस थिंग हैज कम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो एक तरह से हमको ग्लोबली हम लोग को रिकग्नाइज किया जाएगा कि ये जो चीज़ है वो इंडिया से आई है। सो हम लोग के इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसको एक तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ this was all about the today's current affairs. I hope you have enjoyed this video. अगर अच्छा लगा है so please give a like to this video and हम लोग next मिलते हैं हम लोग के next class में। so तब तक के लिए keep on revising, keep on studying. जय हिंद and take care.